हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 12th और 11th की जो बोर्ड की पेपर जो है किस पैटर्न पे आते हैं, उसके मार्क्स कितने होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया उसको, इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी आपको। तो ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी पाठ्यक्रम को 3 खंड में बांटा गया है। ठीक, खंड क ख ग। ओके, खंड क में आता है आपका अपठित अंश, ये आपका होगा 16 नंबर का। ओके, खंड क में अपठित अंश होंगे 16 नंबर के होंगे। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। अपठित गद्यांश जो होगा 12 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन, ठीक है, और अपठित काव्यांश जो होगा 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो ये हमारा खंड जो का है वह खंड का जो है 16 नंबर का है। ठीक, इसके बाद हम खंड ख में देखते हैं, इसमें क्या आता है, कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये होगा 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का होगा। ठीक है, कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन 20 नंबर के होंगे। इसमें आएंगे आपके अनुच्छेद लेखन, कार्यालयीन पत्र, विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन और उनके विविध आयाम, कहानी नाटक की रचना पर आधारित, फीचर लेख, आलेख, ये रहेंगे आपके। कितने नंबर के रहेंगे? 20 नंबर के रहेंगे। ओके, तो उसके बाद खंड ग जो है हमारी पाठ्य पुस्तक से रहेगा। खंड ग जो है पाठ्य पुस्तक से ये 44 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो हमारे 16, 20 और 44 ये हो गए हमारे 80 नंबर के। ठीक है, अब उसके बाद हमारा प्रश्न पत्र जो होता है बोर्ड पे वह 80 नंबर का रहता है और 20 नंबर का हमारा प्रयोजना कार्य होता है। 20 नंबर का प्रयोजना कार्य होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टडी कराऊंगी, ताकि हमारा ये जो है खंड का, खंड ख और खंड ग, इसकी तैयारी करेंगे ताकि हम बोर्ड के लिए तैयार हो जाएं और हमारा एक एक क्वेश्चन रेडी होते जाए। इसलिए आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आपके लिए खंड क अपठित अंश। ठीक, तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि ये अपठित अंश है क्या। वैसे हमने अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश तो पढ़ा ही है पिछले क्लासों में, इसके बारे में हमको मालूम होता है अपठित क्या है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अपठित में और क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए और कैसे उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे जो 16 नंबर हैं उसकी तैयारी हो जाएगी और इसमें से हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो में ले जाते जाऊंगी आपको। खंड ख समझाऊंगी, उसके बाद खंड ग पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक समझाऊंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला देखते हैं हमारा एक पहला जो है खंड क अपठित गद्यांश। ठीक है, तो जैसे कि अपठित अंश जो है, ठीक है, इसका अपठित गद्यांश जो है वह किसे कहेंगे और अपठित का अर्थ क्या होता है वो मैं बतलाऊंगी आपको। अपठित का अभिप्राय होता है बिना पढ़ा हुआ। ठीक, अपठित यानी जिसको पढ़ा ना गया हो, बिना पढ़ा हुआ हो। ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक है निर्धारित है रहते हैं उसमें से नहीं आता, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपठित गद्यांश का महत्व बतलाऊंगी आपको। इस गद्यांश का महत्व क्या है? ठीक, तो इसका महत्व ये होता है कि इसमें विचार, चिंतन तथा अवलोकन के गुणों का विस्तार होता है। यदि हम अपठित पढ़ते हैं या अपठित समझ जाते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके महत्व क्या क्या है, क्या क्या गुण हैं। तो इसके गुण ये हैं कि इसमें विचार जो होती है, मेरे विचार सोचने की क्षमता जो होती है, चिंतन मनन की जो क्षमता होती है और अवलोकन की जो दृष्टि होती है उसमें विस्तार होता है। ठीक है, साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने तथा समझने की क्षमता का विकास होता है और इसके साथ ही साथ क्या होता है, साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़ना और समझना ये दोनों हमें आना चाहिए और इसी से अपठित से ही हमें
पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। अपठित रचनाएं हमारी लेखन शैली तथा शब्द भंडार को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। अपठित के और क्या फायदे हैं? हम बोलते हैं अपठित यानी ऐसी हो गया, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्या तैयारी करेंगे, देख लेंगे पेपर में आएगा तो नहीं, बल्कि इसकी तैयारी हमको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं, इसके गुणों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके हमें फ़ायदे पते होने चाहिए, तभी हमें 12 नंबर जो है मिल सकता है। तो यहाँ पर 12 नंबर की बात है। उसके बाद इससे एक फ़ायदा और हुआ कि हमारे जो शब्द भंडार हैं उसमें शब्द भंडार बढ़ते हैं। ठीक। अपठित रचनाएं हमारी लेखन शैली में भी वृद्धि करती है, सहायक होती है, और यह अभ्यास जो है स्वाध्याय की भावना विकसित करती है। अपठित गद्यांश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होता है हमें यह कि इसमें स्वाध्याय की भावना विकसित होती है। स्वाध्याय अर्थात आप समझते हैं, स्वाध्याय अर्थात अपने से पढ़ने की जो भावनाएं होती हैं वह विकसित होती हैं। ठीक है। तो ये है हमारा अपठित गद्यांश का महत्व। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे कि अपठित गद्यांश जो है आपको ऐसी लाइटली नहीं लेना है, बल्कि बहुत अच्छे से उसको पढ़कर समझकर उसके आंसर देने हैं और उसके बातों को ध्यान रखना है। अब इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है ये मैं आपको बतलाती हूँ। ठीक है। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी होती हैं। तो जैसे जो अवतरण दिया हुआ है, ठीक है, जो अवतरण दिया हुआ है उस अवतरण को कम से कम हमें 2 बार पढ़ना चाहिए और 2 बार पढ़कर उसके मूल अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। और उस समझने के बाद उसमें जो पूछे जाने वाले शीर्षक होते हैं उस पर अवतरण के मूल भाव को, अवतरण अर्थात उस गद्यांश या काव्यांश के मूल भाव को ध्यान में रखकर शीर्षक देनी चाहिए। ठीक है। ये बातें हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो अपठित, तब हमारा पठित गद्यांश या काव्यांश की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। अब हमारे पास कोई भी अपठित गद्यांश या काव्यांश है, हम उसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? पहले इसका अभिप्राय आपको पता है, मतलब, ठीक, उसके बाद इसका महत्व, फिर उसके बाद इसमें ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है। जो जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप इसके यहाँ शीर्षक कैसे दें, शीर्षक पूछे जाते हैं उसको कैसे दें, और इसको कम से पढ़कर इसके मूल भाव को समझें, मूल अर्थ को समझें, तब उसका उत्तर दें। ये है अपठित गद्यांश के महत्व और ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है। अब हम देखते हैं एक उदाहरण से, मैं इसको आपको समझाती हूँ। एक अपठित गद्यांश का एक उदाहरण लेती हूँ, अपठित गद्यांश ही पढ़ती हूँ आपके सामने, और आप उसे बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे ताकि आप भी इसको बहुत अच्छे से बना सकें। आपके सामने कोई भी अपठित गद्यांश या काव्यांश आए तो आपको कोई उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, मुझसे नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। पानी ही इस सृष्टि का जन्मदाता है, जल से ही सब कुछ पैदा हुआ है। जन्म से मरण तक मनुष्य के जीवन में सभी कर्म कांडों, यज्ञों आदि में जल का बहुत महत्व है। तीर्थों पर जाकर निर्मल सरोवरों और बहती नदियों में स्नान का अपना ही महत्व है। ठीक है। जल दिव्य गुण युक्त है। इसका ठीक प्रयोग शरीर व मन को स्वस्थ बनाता है। परिणामतः हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। इसमें पानी के फायदे बतलाए गए हैं, पानी का महत्व बतलाया गया है, पानी की उपयोगिता बतलाई गई है कि पानी यदि नहीं है तो सृष्टि का भी जन्म मुश्किल है, संभव असंभव है। सृष्टि का जन्म ही नहीं हो पाएगा पानी के बगैर, ना तो मनुष्य का जन्म हो पाएगा। जल से ही सब कुछ पैदा हुआ है, जल से ही हमें जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। जन्म से मरण तक हमें सारे काम में अपने जल का होना आवश्यक रहता है। यदि हम तीर्थ जाते हैं तो वहाँ निर्मल सरोवर में नहाते हैं और तो उसके बहुत ही फायदे होते हैं, और इससे हमारा शरीर, तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। ठीक है। परिणामतः हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी होती है। जल के अभाव में मनुष्य के प्राण मानो सूख जाते हैं और सभी काम अधूरे रह जाते हैं।
जल के अभाव में सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। जल को सम्मान का पर्याय भी माना जाता है। जल को सम्मान का पर्याय माना जाता है, अर्थात सम्मान के लिए भी जल का प्रयोग होता है। जैसे एक कहता है, यहाँ पर एक दोहा होता है ना कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे, मोती मानुष सुन। यहाँ पर मनुष्य के सम्मान के लिए वहाँ पर जल का प्रयोग किया गया है। ठीक है। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं और उसमें ही पूर्वोक्त कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारी जो उत्पत्ति जो होती है पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वह पंच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व से उत्पन्न हुए हैं और उसमें ही अपने पूर्वोक्त कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी की मात्रा का विस्तार है। ठीक है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% पानी की होता है। पशु पक्षियों का जीवन भी जल पर ही निर्भर रहता है और मनुष्य नहीं, यहाँ तक पशु पक्षी जो हैं उनका भी जीवन किस पर निर्भर करता है? जल पर निर्भर करता है। और पशु पक्षी के साथ ही साथ पहले मनुष्य का जीवन, फिर पशु पक्षियों का जीवन, फिर पेड़ पौधों को भी पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि हमें होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता मौसम पर निर्भर रहता है। इनकी जो पानी की आवश्यकता होती है वह मौसम के अनुसार होता है। यदि बहुत अधिक गर्मी है तो अधिक जल की आवश्यकता होती है, यदि बरसात का मौसम है तो कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वह जितना पानी लेते हैं वे वातावरण में उसे रिसने की क्रिया द्वारा भी छोड़ते हैं। अपने वातावरण में फिर से वह रिसने के द्वारा उस जल को छोड़ देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जलवायु में भी सुधार होता है। ठीक है। इस प्रकार जीवन में जल का बहुत महत्व होता है। जल ही जीवन है। जल को पीने व सिंचाई के लिए देना भी एक पुण्य का काम है। कहा जाता है जल को पीने एवं सिंचाई के लिए देने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है। जल प्यासे के गले से उतरकर उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। ठीक है। जल से प्यासे की रोम रोम में जीवन का संचार होता है। यदि मनुष्य जो है पानी के बगैर यदि वह मौत के मुंह में जा रहा है तो पानी देकर उससे भी बचाया जा सकता है। और जल से यदि जो प्यासा व्यक्ति है उसको यदि जल मिल जाए तो उसके रोम रोम में जीवन का संचार हो उठता है। ठीक है। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है। जैसे अब इसको हमने पढ़ लिया और बहुत अच्छे से इसके मूल भाव को हमने समझ लिया, इसके मूल अर्थ को हमने समझा। तो इसमें हमने क्या पाया कि जल की उपयोगिता बतलाई गई, इसमें जल का महत्व बतलाया गया है। जल के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ना ही पेड़ पौधे की कल्पना की जा सकती है। इसलिए जल का बहुत ही महत्व हो। ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न जो पूछा गया है कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर हमें कैसे देना है। ठीक है। प्रश्न पहला यहाँ पर पूछा गया है आपका, मनुष्य के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? मनुष्य के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो इसका हम आंसर जैसे मैंने समझाया इस आपको गद्यांश में, जल के बगैर मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जन्म से मृत्यु तक हर कार्य में मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है। जल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो अब इसका सटीक उत्तर बतला रही हूँ मैं, अब ध्यान सुनेंगे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक क्रियाकलापों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है, चाहे वह पीने का हो या सिंचाई के लिए हो। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सृष्टि में पानी का क्या महत्व है। सृष्टि में पानी का क्या महत्व है। तो सृष्टि में पानी का, जैसे हमने गद्यांश पढ़ा तो हमें पता चला कि बगैर पानी के, बगैर जल के सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब इसको हम सटीक शब्दों में लिखेंगे यहाँ पर इसका उत्तर कि जल ही जीवन है। जल को सम्मान का पर्यायवाची भी मानते हैं। सृष्टि में उपस्थित तत्वों का उद्भव जल से ही हुआ है। सृष्टि का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। सृष्टि का अस्तित्व जो है जल के बगैर संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। सृष्टि में पानी का क्या महत्व है, तो इसका महत्व हमने बतलाया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, पानी को सृष्टि का जन्मदाता क्यों माना जाता है। पानी को सृष्टि का जन्मदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि जल के अभाव में सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, जल से ही सब कुछ पैदा हुआ है, इसीलिए जल को सृष्टि का जन्मदाता माना जाता है। प्रस्तुत दूसरा आगे क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर पेड़ पौधों का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर पेड़ पौधों का महत्व, इसका उत्तर हम देंगे। पर्यावरण में जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे की अहम भूमिका है। ठीक है, पेड़ पौधे आवश्यकता अनुसार जितना पानी वातावरण से लेते हैं उतना ही रिसने के प्रक्रिया द्वारा वातावरण में पुनः छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने गद्यांश में आप लोगों को बताया था कि पेड़ पौधों में हम जो पानी देते हैं वह रिसाव के जरिए वह फिर से जलवायु में छोड़ देता है, वह जल दे देता है। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि जितना पानी वातावरण से वो लेते हैं पेड़ पौधे उतना ही रिसने की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं, जिससे जलवायु में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है एवं उसकी नियमितता बनी रहती है, और इससे उसकी नियमितता बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा तथा प्रधानाध्यापक का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। परमात्मा तथा प्रधानाध्यापक का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है यहाँ पर। तो परमात्मा का समास विग्रह यह होगा, परम है आत्मा अर्थात ईश्वर। यह हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। समास हमने पढ़ा हुआ है, और यदि आपको कोई डाउट हो तो समास में फिर से आपको पढ़ा दूंगी। दूसरा है प्रधानाध्यापक का, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रधान है अध्यापक, यह होगा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभाव तथा सम्मान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बतलाइए। अभाव में और सम्मान में हमें उपसर्ग बतलाना है, तो अभाव का उपसर्ग होगा अ और सम्मान का उपसर्ग होगा सम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, लास्ट जो क्वेश्चन है जो आपके 7 नंबर के हैं। गद्यांश का केंद्रीय भाव 2-3 वाक्यों में लिखिए। जो हमने गद्यांश पढ़ा है उस गद्यांश का हमें केंद्रीय भाव लिखना है। अब बहुत ही सटीक वर्ड में लिखना है, सटीक शब्दों में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, बहुत अधिक पढ़ाकर नहीं लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, जल की महिमा है। जल की महिमा है, जल ही सृष्टि का जन्मदाता है। जल ही सृष्टि का जन्मदाता है, इसके बिना किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। जल के बिना किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, न तो सृष्टि की, न तो मनुष्य की, न तो पेड़ पौधों की, न तो जीव जंतुओं की, किसी की जीवन संभव नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, जल की महत्व बतलाई गई है। जल ही सृष्टि का जन्मदाता कहा गया जल को। अतः जल को पीने व सिंचाई के लिए देने को पुण्य काम माना गया है। जल को यदि पीने के लिए दे रहे हैं, सिंचाई के लिए दे रहे हैं, तो यह पुण्य काम माना गया है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा था तो गद्यांश में हमने सबसे पहले ये कहा था, इसमें
जल की उपयोगिता बतलाई गई है। यदि जल है तभी तो जीवन है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा जल ही जीवन है। ठीक है, इसका शीर्षक हम देंगे जल ही जीवन है। तो ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ, और इस गद्यांश में जल की महत्व, उसकी उपयोगिता बतलाई गई थी। जल के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, तो उसके बारे में बताया गया था। तो ये हमने कैसे जाना, हम इसको बहुत ही बखूबी से एक बार दो बार पढ़ा और पढ़कर इसके मूल भाव, मूल अर्थ को समझे, जिससे हमें प्रश्न का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह अब आपके पास जो भी अपठित गद्यांश आए, इसी तरह पढ़कर समझकर और उनके जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसको ध्यान में रखते इसका उत्तर दे, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ये हमारा था 12 नंबर का। तो आज हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ जो 12 नंबर का था, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए होंगे। और आपका होमवर्क है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, फेयर कॉपी में बनाएं। पर जैसे पाठ्यक्रम को जितने भागों में डिवाइड किया गया है उस, और कितने कितने नंबर में डिवाइड किया गया है उसको भी लिखें, अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर लिखें, ताकि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आपको पेज दिखे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश जो है 16 नंबर के आएंगे, तो उसकी तैयारी हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बनाएंगे, और इस गद्यांश को लिखने के साथ ही साथ आप 2 गद्यांश और लिखेंगे अपने से, और उसका बहुत ही सटीक आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का रहा अपठित गद्यांश। धन्यवाद।